हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्यक्रम विकास के सोपान का अध्ययन करेंगे, स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम क्या होता है, इसका अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ्यक्रम विकास का अध्ययन करेंगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और व्यापक शब्द है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल शैक्षिक पक्ष ही नहीं आता बल्कि सहशैक्षिक पक्ष भी आता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे छात्रों का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, वह पूरे सभी के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सके। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना होता है। उसको लेकर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है कि पाठ्यक्रम में किसी भी एक चीज़ कोई भी छूट न जाए जो बालक के विकास में सहायक हो। तो पाठ्यक्रम के विकास में हमें मनोविज्ञान का भी ध्यान रखना पड़ता है, शिक्षण सूत्रों का भी ध्यान में रखना पड़ता है और ऑल ओवर उसका बच्चे के विकास के बारे में ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। गोल्स एंड एम्स, हम कुछ भी बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसका पहले हम उसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। लक्ष्य अपने आप में एक बहुत ही बड़े शब्द होता है और ये बहुत व्यापक होता है। और उद्देश्य का हम जानते हैं कि ये विशिष्ट उद्देश्य भी होता है और सामान्य उद्देश्य भी होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें लक्ष्य एवं उद्देश्यों का भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम निर्माण करने जा रहे हैं। भूगोल का पाठ्यक्रम का निर्माण करने जा रहे हैं तो भूगोल का सभी बातों का उसमें समावेश होना चाहिए। उसमें उस प्राकृतिक भूगोल भी होना चाहिए, मानव भूगोल भी होना चाहिए, संसाधन भूगोल भी होना चाहिए, आर्थिक भूगोल भी होना चाहिए, राजनीतिक भूगोल भी होना चाहिए। तो मतलब ऑल ओवर उसमें सम्मिलित होना चाहिए और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। पर सबसे पहले है हम पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे, उसमें सबसे पहले लेंगे सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बच्चे का सामाजिकता का विकास होता हो, बच्चे में समाज से जुड़े, उसमें सहयोग की भावना का विकास हो, बच्चे का सभी पक्षों का विकास होना चाहिए। तो ये सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य सबसे पहले पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से जुड़े, समाज से जुड़े और फिर विश्व से जुड़े। दूसरा है दार्शनिक उद्देश्य होने चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सब द्वितीय है कि दार्शनिक उद्देश्य मतलब फिलोसॉफिकल होना चाहिए। उसमें फिलोसॉफिकल बातें को भी सम्मिलित करना चाहिए। जैसे हमें यूनिवर्सल ट्रुथ, सूर्य, चंद्रमा, प्लेट और हमारे कितने ही दार्शनिक हो चुके, प्लेटो, अरस्तु, सभी जो भी दार्शनिक विचारधारा है उसका सम्मिलित करना चाहिए कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, सभी कुछ उसमें सार्वभौमिकता होनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय लक्ष्य एवं उद्देश्य भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन से देश में रहते हैं, उसकी जो भी संविधान है, उसकी बातें हैं, उसमें एकता की भावना आवे, धर्मनिरपेक्षता की भावना आवे बच्चे में। तो उस बातों को लेकर एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की संविधान कैसा है, वहाँ का कानून कैसा है, मूल कर्तव्य कैसे हैं, मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो उन राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास आवे और नागरिकता की भावना का भी विकास आवे, बालक उनको पढ़कर एक अच्छा नागरिक भी बन सके। तो उसका भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर
फोर्थ है हमारा उद्देश्य सांस्कृतिक यानी कल्चरल उद्देश्य। हम कौन से देश में रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ का कल्चरल क्या है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोगों के बारे में बताना। सबसे पहले तो बालक जहाँ रह रहा है उसकी अपने आसपास के वातावरण से परिचय कराना। फिर वो जैसे उसकी कौन से ज़िले में रह रहा है, फिर कौन से राज्य में रह रहा है, फिर कौन से देश में रह रहा है, तो वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोगों की बोलचाल कौन सी है, भाषा कौन सी है, कौन से त्यौहार मनाते हैं, उसका भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए कि उसका सांस्कृतिक विकास भी होवे बच्चे का। बच्चे हर अपने त्यौहार धर्म सभी को पहचाने। फिर अभिभावकों का भी होना चाहिए कि लक्ष्य एवं उद्देश्य हम जो निर्माण करें उसमें अभिभावक भी सम्मिलित होने चाहिए कि अभिभावक बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि उनका बच्चा किस स्तर तक पहुँचे। तो अभिभावकों का भी इसमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके अभिभावक कौन है, वो किसके साथ रहता है परिवार में, इन सभी की बातों का ध्यान में रखकर एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। फिर वैश्वीकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। पाठ्यक्रम को पढ़कर सिर्फ बच्चा अपने तक ही सीमित न रहे, वह अपने परिवार से जुड़े, समाज से जुड़े, देश से जुड़े और विश्व से जुड़े। उसमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होना चाहिए कि सभी व्यक्ति एक है, सब पूरा विश्व एक है, सब पूरा विश्व एक परिवार है। तो उसमें एकता की भावना का विकास होवे, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम में कभी भी किसी को नीचा नहीं बताना चाहिए, सबको समान रूप देना चाहिए और सभी धर्म हो, सभी राष्ट्र हो, उसका सभी का समावेश करना चाहिए। जो भी बातें अच्छी लगती हो, चाहे वो किसी भी देश या राष्ट्र की हो, तो उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो। जैसे हम पाठ्यक्रम बना लेते हैं तो अब्राहम लिंकन आदि का बारे में बताते हैं, तो सिकंदर का बताते हैं, तो इन सभी का अध्ययन होना चाहिए। मतलब जो भी वर्ल्ड में अच्छे दार्शनिक हो चुके हैं, अच्छे नेता हो चुके हैं, तो उनकी जो भी अच्छी विचारधारा है वो सभी तक पहुँचे। तो पाठ्यक्रम एक संकुचित नहीं होना चाहिए, वो व्यापक रूप में होना चाहिए। फिर दूसरा है अधिगम अनुभवों का चयन, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। कि एक टीचर जो पढ़ाता है तो पढ़ाने के साथ साथ उसे बहुत कुछ अनुभव भी होते रहते हैं। जैसे एक शिक्षक को विद्यालय जीवन का अनुभव होता है। अब शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहा है तो उसे विद्यालय की बहुत सारी बातों का अनुभव होगा। जैसे विद्यालय में जा रहा है तो मान लो विद्यालय का समय सही नहीं है तो भी छात्रों के लिए अनुकूल नहीं है। विद्यालय में जो प्रार्थना कराई जा रही है वो भी अनुकूल है या नहीं है। जो विद्यालय में परीक्षा ली जाती है वो सही है या नहीं है। विद्यालय का जो टाइम टेबल जो बनाया गया था वो भी सही है या नहीं है। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी बातें होती हैं जिसको एक शिक्षक अपना कार्य करते करते अनुभव करता है तो उससे जो उसे अनुभव प्राप्त होते हैं उसको भी पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। उन अनुभवों को लेकर उसे पाठ्यक्रम में क्या सुधार करना है उसको भी उसे देखते रहना चाहिए। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनुभव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब एक शिक्षक जो अपने छात्रों को पढ़ा रहा है तो उसके प्रोसेस का भी उसे पता होना चाहिए। जो भी उसे कठिनाइयाँ आ रही है तो उसका वह उसे पाठ्यक्रम में उसको हटावे, क्या क्या जोड़ना है तो उसे जोड़े। जो भी उसे इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वो उसे पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। फिर कक्षा कक्ष अधिगम। जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ा रहा होता है तो भी उसे बहुत सारी बातों का ध्यान में आता है कि जो कक्षा कक्ष की स्थिति कैसी है, उसकी भौतिक स्थिति कैसी है, जो कक्षा कक्ष में जो बच्चे कैसे हैं, बच्चों को क्या कार्य कठिन लग रहा है, कौन सा विषय कठिन लग रहा है। तो
पूरा उसे कक्षा का एक नॉलेज होना चाहिए। फिर रुचि संबंधी जो इस शिक्षक को जो अनुभव होता है, तो शिक्षक की को छात्रों की रुचि का भी ध्यान में रखना चाहिए। छात्र किस विषय में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। किसमें छात्रों की रुचि नहीं है तो ऑल ओवर छात्रों की रुचि के बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए। छात्र के शैक्षिक सहशैक्षिक दोनों ही पक्षों की रुचि को शिक्षक ध्यान में रखता है और उसे अपने सिलेबस में ऐड करता है। फिर है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र होता है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब जो भी शिक्षक पढ़ाता है वो अपने शिक्षण सूत्र अनुभव लेता है और उसके अनुसार पाठ्यक्रम में चेंज करता है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमें पहले बच्चों का बेसिक नॉलेज देवे, सरल से कठिन की ओर बढ़े, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़े। पाठ्यक्रम में पहले हम वो सम्मिलित करेंगे जो बच्चों को ज्ञात है, फिर ज्ञात से हम अज्ञात की ओर बढ़ेंगे। उसमें हम आगमन निगमन सभी विधियों का समावेश करेंगे। जैसे हम आगमन विधि उदाहरण से नियम, फिर निगमन विधि नियम से उदाहरण, तो इन सभी सूत्रों का पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। फिर अधिगम के नियम। एक शिक्षक को अधिगम के नियमों को ध्यान में रखकर भी पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के नियम बताए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, तो इन नियमों को ध्यान में रखकर ही सिलेबस का निर्माण करना चाहिए कि छात्र इस सिलेबस में कितना इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनको कोई अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो छात्र अधिक से अधिक प्रयास करेंगे और उस सिलेबस या को सीखने का प्रयास करेंगे। तो अधिगम के नियमों का भी एक शिक्षक को ध्यान में रखकर उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर अधिगम सिद्धांतों का अनुभव। जैसे अधिगम सिद्धांत जो हमने पढ़े थे, थॉर्नडाइक के है, पावलोव के हैं, ये इन सभी का हमने कोफ्ता कोहलर, तो इन अधिगम सिद्धांतों का भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। छात्रों के समक्ष ऐसे उद्दीपक अनुक्रिया पेश करनी चाहिए जिससे बच्चा सीख सके। छात्र को प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा भी पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा कंटेंट उसमें सम्मिलित करना चाहिए कि छात्र अधिक से अधिक अधिगम कर सके। फिर विषय वस्तु का चयन, सेलेक्शन ऑफ कंटेंट। सबसे फर्स्ट है इसमें छात्रों की योग्यता। सबसे पहले छात्रों की योग्यता के अनुसार सिलेबस का निर्माण करना चाहिए। सिलेबस में छात्र की बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर सभी को देखकर एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए कि छात्र को वो सिलेबस अधिक बोझिल तो नहीं लगे, उस पर कोई भार तो नहीं पड़े। सिलेबस निर्माण करते समय हमें बच्चों की आयु, कक्षा सभी कुछ देखकर एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी जो हम सिलेबस पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो उसमें कविता, कहानी, चित्रों का अधिक समावेश करेंगे। बड़े बच्चे हैं तो उनमें प्रयोग या तर्क वितर्क आदि का ज़्यादा समावेश करेंगे। उनकी जो बुक्स वगैरह वो अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो छात्रों की योग्यताओं को ध्यान में रखकर भी एक सिलेबस का निर्माण करना चाहिए। फिर समाज की आकांक्षा, समाज क्या अपेक्षा रखता है विद्यालय से, तो वो भी उसमें समावेश होना चाहिए कि हम बच्चे पढ़ लिख कर एक सामाजिक प्राणी बने, वो लोगों से जुड़ना सीखे, लोगों के साथ रहना सीखे, लोगों से डरे नहीं, वो अंतर्मुखी ही नहीं रहे, वो बहिर्मुखी बने और सभी के सामने वह पेश हो जाए। मतलब उसमें एक बहिर्मुखी छात्र बन जाए। तो समाज की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो अच्छा प्राणी बने, उसमें कोई भी हिंसात्मक प्रवृत्ति जागृत न हो, वो सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि की ओर बढ़े। तो इन सामाजिक गुणों का विकास हो, ऐसा भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर अभिभावकों की
आकांक्षा अभिभावक क्या आकांक्षा रखते हैं उसका भी ध्यान में रखकर सिलेबस को सम्मिलित करना चाहिए। फिर राष्ट्रीय आवश्यकता, जो हमारे राष्ट्र है, देश, समाज, राष्ट्र, इन सभी की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर भी एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। हम इधर भी पढ़ चुके। फिर सांस्कृतिक आवश्यकता कि छात्र में अपने कल्चर के प्रति डेवलपमेंट हो, वो उसको जाने। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, तो वो पूरा ही अपनी संस्कृति को पहचाने, ऐसा एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। फिर संसाधनों की उपलब्धता कि विद्यालय में जो हम सिलेबस बना रहे हैं उसमें सभी को सम्मिलित हो, उसमें भौतिक सुख सुविधाएं हो, कंप्यूटर, खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि हो, भवन अच्छा बना हो, उसमें पंखे आदि की सुविधा हो। तो ये सब भौतिक संसाधनों का भी एक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर दार्शनिकता का भी एक विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाते समय हमें हमारे सभी दार्शनिकों को जीवन पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, भगवान राम हो, लक्ष्मण हो, कृष्णा हो, हमारे गीता का ज्ञान हो। तो जो भी सत्य अहिंसा जितने भी है वो फिलोसॉफिकल नॉलेज भी कंटेंट में होना चाहिए। उसे परा अपरा विद्या का भी ज्ञान में होना चाहिए। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म सभी की दार्शनिकता का उसमें सम्मिलित हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, तो उसमें सभी का समावेश हो। किसी भी धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया जाए, सभी धर्म को समान समझा जाए। तो उसमें एक अच्छी दार्शनिकता का विकास हो। वो खगोल शास्त्र को भी जाने, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि की स्थिति को जाने, मतलब उसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट हो बच्चे का। तो ऐसा पाठ्यक्रम में समावेश करना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम में अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण भी होना चाहिए। अंतरण मतलब ट्रांसफ़र होना चाहिए। विषय अपने अनुभवों का भी स्थानांतरण होना चाहिए और विषय वस्तु का भी अंतरण होना चाहिए, जो कि जो चीज़ हमने सीखी वो हम दूसरी जगह भी अप्लाई कर सके। जैसे हम सबसे फर्स्ट लेंगे शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण। हमने कोई भी शैक्षिक उद्देश्य लिए हैं तो वो दूसरी जगह भी अप्लाई हो। जैसे हम हिंदी के जो उद्देश्य ले रहे हैं वो हमारे अंग्रेजी और ये संस्कृत आदि में भी हो सकते हैं। जैसे हम जैसे ये ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग लेते हैं तो ये इनका हम दूसरे विषयों के साथ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर शिक्षण विधियों का अंतरण। अगर हमने आगमन निगमन विधियाँ सीखी है तो उन विधियों को हम दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हिंदी, विज्ञान, गणित आदि में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ज्ञान हमने हिंदी में लिया है उसका हम थोड़ा संस्कृत में भी दे सकते हैं। तो ये अधिगम अनुभवों का और विषय वस्तु का ट्रांसफ़र होना चाहिए। जो व्याकरण हमने हिंदी में सीखी वो हम संस्कृत में भी बता सकते हैं। तो इधर से उधर नॉलेज को चेंज करना चाहिए, उसमें कोरिलेशन करके पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोरिलेशन करके पढ़ाना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। जैसे भूगोल का सामाजिक से क्या सहसंबंध है, भूगोल का नागरिक शास्त्र से क्या संबंध है, भूगोल का गणित से क्या सहसंबंध है। तो इस प्रकार आपस में कोरिलेशन करके अपने नॉलेज का ट्रांसफ़र करके, टीचिंग मेथड का ट्रांसफ़र करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ऐसा हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। फिर ट्रांसफ़र ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे जो भी हमारी पढ़ाई गई सामग्री टीचिंग एड काम में लेते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक सब्जेक्ट में ही काम में आवे, वो हम दूसरे सब्जेक्ट में भी काम में
ले सकते हैं। हम इसको चार्ट, कंप्यूटर, OHP, नेट वगैरह किसी की भी सहायता से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर मेंटल डेवलपमेंट करके, मेंटल डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे? हम छात्रों में ग्रुप डिस्कशन रखेंगे, उनमें तर्क एवं वितर्क कराएंगे, चिंतन योग्यताओं का कराएंगे। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सृजनात्मकता सम्मिलित हो, तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन हो। वो लोग मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि छात्र केवल स्मृति स्तर ही नहीं करे, उसका बोध स्तर तक ही नहीं ले, बल्कि वो चिंतन स्तर तक होना चाहिए कि छात्र उसको पढ़ के समझ सके और चिंतन कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर गुणों का अंतरण, जो भी गुण सीखे हैं अच्छे बुरे, वो भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसे जोड़ना चाहिए। नैतिकता, सामाजिकता है, दार्शनिकता है, तो वो दूसरे गुणों के साथ, सब्जेक्ट के साथ भी सम्मिलित होने चाहिए। जैसे हमने सामाजिक में सत्य, अहिंसा, प्रेम, दार्शनिकता आदि पढ़ी, उसको हम नैतिक शिक्षा के साथ भी पढ़ सकते हैं। और सामाजिक अर्थ आदि के साथ भी हम गुणों का उसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि एक अच्छा सामाजिक प्राणी कैसे बनना चाहिए। तो उन गुणों का ट्रांसफ़र करके भी छात्र सीख सकते हैं। तो सिलेबस में ये सभी कुछ सम्मिलित करना चाहिए। फिर सिलेबस ऐसा हो जिसका हम मूल्यांकन कर सके। हम सबसे पहले हम उद्देश्यों का मूल्यांकन कर सके। जो उद्देश्य हमने लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया हो या आपने कोई लेसन प्लान का निर्माण किया हो, उस उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। उसमें ज्ञान की पूर्ति होनी चाहिए, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, छात्रों की कौन अभिरुचि डेवलपमेंट हो रही है या नहीं रही, और उसका दृष्टिकोण विकसित हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सभी का मूल्यांकन करना चाहिए। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाकर छात्रों को पढ़ाना चाहिए। फिर अधिगम का इवैल्यूएशन, जो भी छात्रों ने साल भर सीखा है, साल भर हमने उसकी जो परीक्षाएं ली है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर थोड़े थोड़े समय में हमने उनका FA1, FA2, SA1 ऐसे लिया है, परीक्षाएं लिए, तो उसका एंड में मूल्यांकन होना चाहिए। उसकी लिखित और मौखिक परीक्षाएं हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए कि एंड में हम बच्चों का मूल्यांकन भी कर सके। फिर शिक्षण विधि का मूल्यांकन भी हो सके कि जो विधि हमने पढ़ाई गई है एक शिक्षक द्वारा, वो भी उपयुक्त है या नहीं है, उसका भी पता चल सके। फिर मूल्यांकन ऐसा हो कि छात्र स्तर का ज्ञात हो जाए। जब वर्ष के अंत में जो हम प्रगति पत्र बनाते हैं, तो उससे छात्रों का स्तर का ज्ञात हो जाता है कि कितने छात्र औसत स्तर के, कितने मध्यम स्तर के, कितने निम्न स्तर के, कौन प्रतिभाशाली बालक है, छात्र की क्या रुचि है। तो उन सभी का मूल्यांकन हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि उसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, विभेदकता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। मतलब वैधता मतलब जो हमने जिन उद्देश्यों की पूर्ति लेकर इस पूरे पाठ्यक्रम का निर्माण किया है कि उसका सामाजिक डेवलपमेंट हो, दार्शनिकता हो, सांस्कृतिक आवे, उसमें अधिगम संबंधी गुण आवे, तो राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास आवे। तो जिन उद्देश्यों को हम लेकर हमने पाठ्यक्रम का निर्माण हो, तो वह वैध होने चाहिए, उससे उन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए, ऐसा मूल्यांकन हो। और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए कि प्रश्न पत्र ऐसा बनाना चाहिए कि सभी छात्रों के लिए वो काम में आवे। फिर व्यापकता होनी चाहिए कि इसमें पाठ्यक्रम में सभी कुछ को सम्मिलित लेकर फिर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। कोई भी एक पक्ष छूटना नहीं चाहिए। उसमें शैक्षिक, सहशैक्षिक सभी प्रश्नों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके वर्ष के अंत में उनकी परीक्षा होनी चाहिए। तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। फिर मूल्यांकन अनुभवों का समावेश, जब एक शिक्षक वर्ष भर छात्र को पढ़ाता है तो वो उसको सभी कुछ उसको ज्ञान में हो जाता है, छात्र के शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष का, और फिर वह उसका मूल्यांकन करता है
तो उसे ये ज्ञात होता है कि जो वर्ष भर पढ़ाया है वो पाठ्यक्रम उसके लिए कोई अधिक कठिन तो नहीं है, या कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा सरल तो नहीं है, उस बच्चों पर कोई भार तो नहीं पड़ रहा है इस पाठ्यक्रम का, बच्चे इस पाठ्यक्रम से डरे हुए हैं तो नहीं है। तो इन सभी अनुभवों का उसको पाठ्यक्रम में चयन करना चाहिए कि जो ये पाठ्यक्रम को लेकर जो परीक्षाएं की गई है वो उससे बच्चे भयभीत नहीं हो रहे हो, या कोई ज़्यादा तो नहीं है, या कौन कौन सा और इसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में इन सभी बातों का निर्माण का ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम कोई छोटी चीज़ नहीं, पाठ्यक्रम ऑल ओवर बहुत ही एक बड़ी चीज़ है, बहुत ही एक व्यापक शब्द है। तो पाठ्यक्रम के डेवलपमेंट के यही स्टेप्स हैं जिनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए कि कोई भी पक्ष छूटे नहीं, सभी उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो। धन्यवाद।